देव क्लासेस में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो को जितने भी छात्र देख रहे हैं जो कि सुपर टेट की तैयारी में बैठने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके अतिरिक्त यूपी टेट, एमपी टेट और ऑल टीचर एग्ज़ाम, इन सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग मैथ सीखेंगे और वो भी महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, आज का हम सुपर टेट का पहला चैप्टर उठाने जा रहे हैं, अंकीय क्षमता एवं स्थानीय मान। सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारे अंकीय क्षमता एवं स्थानीय मान। अंकीय क्षमता एवं स्थानीय मान। देखिए, राइटिंग की तरफ गौर ना करिएगा क्योंकि वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन चीज़ें जो हम आपको बताएंगे वो आपकी बिल्कुल स्थायी होंगी। ठीक है, ये टॉपिक हम देखेंगे। ये सबसे पहला टॉपिक है आपका। इसके अंतर्गत के जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो आज हम लोग सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले बोला गया अंक किसे कहते हैं। आप स्वयं विचार कीजिए कि आप क्या इसे जानते हैं, अंक किसे कहते हैं। सबसे पहले चीज़ें अंक किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जीरो से लेकर 9 तक के जो भी डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के जितने भी डिजिट होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं अंक। और इनसे मिलकर जो बनने वाली जो चीज़ें होती हैं वो आपकी कहलाती हैं संख्याएं। ठीक है, अगर आपसे पूछे अंक किसे हैं तो आप 0 से लेकर 9 तक के जितने भी डिजिट हैं इन्हीं को हम लोग अंक कहते हैं। और इन्हीं अंकों की माध्यम से हम संख्याओं का निर्माण करते हैं। बहुत से छात्र ऐसे होंगे वो बोलते हैं किसी भी संख्या को अंक कह सकते हैं, 24 को भी अंक कह सकते हैं, 25 को भी अंक कह सकते हैं, 100 को भी अंक कह सकते हैं। तो ये आपकी कहलाएंगी संख्याएं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला टॉपिक यही है कि अंक किसे कहते हैं। या फिर मान के चलिए आपके सामने कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है जिसमें पूछा जाता है कि अंक निम्नलिखित में से कौन सा है, और उसमें दिया होगा 1, 5, 4 और 11। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो तीनों हैं ये आपके अंक होंगे, लेकिन ये आपकी क्या बन जाएगी, संख्या। तो ये परिभाषा आपको याद हो गई होगी कि 1 से लेकर 9 तक के जितने भी डिजिट होते हैं, ठीक है, वो सारे क्या कहलाते हैं, वो सारे कहलाते हैं अंक। और इन्हीं अंकों को मिलाकर हम लोग क्या बना लेते हैं, संख्या। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। इसका देखते हैं दूसरी चीज़ इसमें क्या है। दूसरा इसमें पूछता है संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम पूछता है इसमें। तो हमारे जो गणित में संख्या प्रणाली कितने प्रकार की होती है, तो ये आपकी होती है 2 प्रकार की। एक होती है आपकी संख्या प्रणाली की बात हम लोग कर रहे हैं, संख्या प्रणाली। तो संख्या प्रणाली आपकी 2 प्रकार की होती है। पहली प्रकार की होती है आपकी दार्शनिक संख्या प्रणाली है आपकी। यहाँ पर आपका सीटी वाला सा होगा, दार्शनिक संख्या प्रणाली है। और दूसरी आपकी क्या है, रोमन संख्या प्रणाली। पहली है आपकी दार्शनिक और दूसरी क्या है, रोमन संख्या प्रणाली। आप दोनों को हम लोग समझते हैं कि दोनों आखिर हैं क्या। ये बहुत ही हमें गहराई से देखनी चीज़ों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं और छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें याद नहीं रहती है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, दार्शनिक अंकन प्रणाली। दार्शनिक अंकन प्रणाली, पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं दार्शनिक अंक प्रणाली क्या होती है। तो इसमें ऐसे आपके 0 से लेकर 9 तक के जो भी अंक होते हैं, ठीक है, और 0 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं, कुल मिलाकर 10 अंक होते हैं। तो आप ये मत कहिएगा 9 अंक होते हैं। 0 से गिनना चालू करिए तो 1 से 9 तक 9 अंक हो गए और 0 मिलाकर कितना हो गया, 10 हो गया। तो जो आपके 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं, ठीक है, यही आपकी क्या कहलाती है, दार्शनिक
अंकन प्रणाली। तो आप कह सकते हैं 0 से लेकर 9 तक, अर्थात 10 अंकों के होने के कारण इसको क्या बोला गया है, दार्शनिक अंकन प्रणाली। ठीक है, ये पॉइंट हमारा समझ में आ गया होगा। पॉइंट आपसे पूछा भी जा सकता है कि दार्शनिक अंकन प्रणाली किसे कहते हैं, जिसमें 10 अंक होते हैं, जिसमें 1000 अंक होते हैं, 100 अंक होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें 10 अंक होते हैं उसे दार्शनिक बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके लिखने के 2 तरीके हैं। इसके लिखने के 2 तरीके हैं। भारतीय संख्या प्रणाली के अंतर्गत संख्याओं को उनके वास्तविक मानों के अनुरूप पढ़ा और लिखा जाता है। भारतीय संख्या प्रणाली, जैसे आपने कहीं सुना होगा 10 की घात 0, इसका मान कितना होता है, तो हम आपको बता दें इसका मान होता है 1। किसी भी संख्या में यदि 0 की घात होती है तो उसका मान हो जाता है 1। दहाई में क्या होता है, 10 की घात 1 कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा दहाई। मतलब दहाई में कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं। इसी प्रकार सैकड़ा में कितने होते हैं, 10 × 10 मतलब आपके कितने हो गए, 100 हो गए। इसी प्रकार आप पढ़ते होंगे, नॉर्मल भाषा में पढ़ते होंगे, आप पढ़ते होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, ये आप पढ़ते होंगे। तो कुछ इस प्रकार पढ़ी जाती हैं। ये कौन सी है प्रणाली, ये है आपकी भारतीय संख्या प्रणाली। देखिए ध्यान दीजिएगा, दार्शनिक अंकन प्रणाली के अंतर्गत की भी हम बात कर रहे हैं। दार्शनिक अंकन प्रणाली जो थी, हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, फिर भूल ना जाइएगा। हमारी जो थी दार्शनिक अंकन प्रणाली, ठीक है, इसको हमने 2 भागों में बांटा। एक कौन सी है, एक हो गई भारतीय। देखिए अभी हम लोग रोमन की बात नहीं कर रहे, रोमन की बात हम करेंगे। एक है भारतीय और एक है आपकी अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, भारतीय कौन सी है, वही देसी संख्याएं जिन्हें हम लोग रोज पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये क्या है, भारतीय। मुझे पता है कि भारतीय संख्या प्रणाली जो है या फिर भारतीय अंकन प्रणाली, ये सभी छात्रों को मालूम है। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय अंकन प्रणाली क्या है, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब जो हमारे भारत से निकलकर बाहर बोली जाती है, उसमें क्या है, उसमें देखिए इकाई को हम लोग इकाई कहते हैं, दहाई को दहाई कहते हैं, सैकड़ा को सैकड़ा कहते हैं, 1000 को 1000 कहते हैं, 10,000 को 10,000 कहते हैं। लेकिन 10,000 के बाद में आपको पता है क्या आता है, लाख। तो वहाँ पर हम लाख को लाख नहीं कहते हैं, तो फिर क्या कहते हैं, देख लेते हैं वो चीज़ें हम। लाख को लाख नहीं कहते, वहाँ पर क्या कहते हैं हम, इकाई को तो हम कहते हैं इकाई। ठीक है, इकाई को क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। और दहाई को क्या कहते हैं, दहाई को कहते हैं दहाई। ठीक है, इसी प्रकार सैकड़ों को सैकड़ा, 1000 को 1000, 10,000 को 10,000। अब आती है बात लाख को। ये हम लोग भारतीय में क्या कहते हैं, लाख कहते हैं। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय की बात होती है तो वहाँ पर हम कहते हैं 100,000। और लाख के बाद में क्या होता है, लाख के बाद में होता है 10 लाख। क्या होता है, लाख के बाद में 10 लाख होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 लाख। ये क्या है, ये है भारतीय। लेकिन वहाँ पर हम क्या कहते हैं, 1 मिलियन। क्या कहते हैं, 1 मिलियन। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग कहते हैं, देखिए ये इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा, 1000, 10,000 हमने लिखा नहीं है। इसके बाद में लाख, 10 लाख, और 10 लाख के बाद में क्या होता है, करोड़ होता है। क्या आता है,
करोड़ होता है। तो हम लोग भारतीय में क्या कहते हैं, भारतीय में कहते हैं करोड़। ठीक है, क्या कहते हैं, भारतीय में कहते हैं करोड़। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में क्या कहते हैं इसको, 10 मिलियन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात आती है रोमन की। रोमन में कुछ खास चीज़ें हैं, हम आपको बता दें, ध्यान से देखिएगा। जो रोमन अंकन प्रणाली है आपकी, ये वर्तमान में उपयोग किए गए 7 प्रतीकों पर आधारित है। कितने पर, 7 प्रतीकों पर। यदि आपसे पूछा जाता है कि रोमन अंकन प्रणाली जो है वो कितने प्रतीकों पर निर्भर करती है या आधारित है, तो आप उसे बता सकते हैं 7 प्रतीकों पर आधारित है ये। ठीक है, यहाँ पर हम आपको सिंबल मतलब प्रतीक मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो पहला प्रतीक है हमारा ये, इसे कहते हैं हम 1। क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। ठीक है, दूसरा है 5, इसे हम कहते हैं V कहते हैं। तीसरा है हमारा 10, 10 को हम लोग क्या कहते हैं, X कहते हैं। 10 के बाद में फिर आ जाता है 50, और 50 को हम लोग कहते हैं L कहते हैं। और 50 के बाद में हो जाता है क्या, 100, 100 को हम लोग क्या कहते हैं, C कहते हैं। इसके बाद में हो जाता है 500, और 500 को हम लोग D कहते हैं। और इसके बाद है क्या, 1000, 1000 को हम कहते हैं M। ध्यान दीजिएगा, ये आपके 1 2 3 4 5 6 7। तो जो रोमन अंकन प्रणाली होती है वो 7 प्रतीकों पर आधारित है। इसके अलावा आप कोई 8वां नहीं डालेंगे। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, याद करने वाली चीज़ें हैं, आपकी पूछी जा सकती हैं, आप चाहें तो आप इसको नोट कर लें। ठीक है, 1 से क्या होता है, I होता है। 5 किससे बनता है, V से बनता है। 10 X से बनता है। L 50 से बनता है। C 100 से, D 500 से, और M 1000 से। ठीक है, यदि हम आपसे बोलें कि आप 25 लिख कर दिखाइए, क्या लिखना है आपको, 25 लिखना है, तो बताइए कैसे लिखेंगे 25। तो 25 के लिए आपको पता है कि 10 और 10 मिल जाए तो 20 होते हैं, और इसके बाद में 5 और मिला दिए तो कितने हो गए, 25 हो गए। लेकिन हम इसको रोमन गिनती में लिखना है, तो 10 को बताइए क्या कहते हैं, 10 को कहते हैं X, और दूसरे 10 को भी क्या कहेंगे, X कहेंगे, और 5 को क्या कहेंगे, V कहेंगे। तो ये हमारा बन गया। ठीक है, यदि हम आपको कहें 101 को लिख कर दिखाइए, 101 को, तो जिन बच्चों ने पढ़ा नहीं वो बना भी नहीं पाएंगे। तो आप जानते हैं कि 100 को हम क्या कहते हैं, 100 को हम कहते हैं C, और फिर हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको हम 100 + 1 लिख सकते हैं, और 100 का होता है C और 1 का होता है I, तो ये आपका हो गया 101। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट क्या है, रोमन गिनती के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पॉइंट है, पहला पॉइंट है किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति 3 से अधिक बार नहीं की जा सकती है, 3 से अधिक बार नहीं की जा सकती है। जिसमें क्या है, V, L और D, इसकी कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, इनको आप बार बार नहीं लिखेंगे, कहीं पर भी डबल V आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 और 5 कितना होता है, 10 होता है। तो 10 के लिए दूसरा सिंबल है क्या, X हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार L को हम क्या कहते हैं, 50 कहते हैं। तो आप ऐसा ना करिएगा L और L लिख दें और आप बोल दें हो गया 100, क्योंकि 100 के लिए दूसरा सिंबल क्या होता है,
सी होता है। ठीक है, अब डी क्या है, डी कहते हैं हम 500 को। ठीक है, आपके सामने पता चले 1000 लिखा हुआ तो आप डबल डी कर दें, तो डबल डी आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1000 के लिए एक सिंबल बना है, क्या बना है, एम। तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी जो संकेत है उसकी पुनरावृत्ति 3 से अधिक बार नहीं हो सकती, परंतु वी, एल व डी इनकी पुनरावृत्ति 2 बार भी नहीं होगी। मतलब आपके पास कुल 7 संकेत हैं, 7 में से आपके पास कितने शेष बचे, 4 की पुनरावृत्ति 3 बार आप कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप वो भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो 3 हैं इनकी तो आप एक भी बार नहीं करेंगे। ठीक है, और एक चीज़, खास चीज़ ध्यान दीजिएगा रोमन गिनती के लिए है कि यदि कभी भी छोटे मान वाला संकेत, यदि कभी भी, जैसे ये क्या है, 1 है, ठीक है, ये क्या है, 5 है, ठीक है, तो अगर हम कह दें ये आपका 10 है, यदि हम आपसे कह दें, पहला पॉइंट है कि छोटे मान वाला कोई भी संकेत बड़े मान वाले के दाईं ओर लग जाए, जैसे हमने लिख दिया x लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, और x तो होता है 10 और ये क्या है आपका, ये है 1। तो यदि छोटे मान वाला संकेत बड़े मान वाले के दाईं ओर लग जाए, दाईं ओर मतलब इस तरफ, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये क्या बन गया, 11। लेकिन यदि इसके बाईं ओर लग जाए तो इसकी वैल्यू घट जाती है 1 पॉइंट और ये हो जाता है 9। ध्यान दीजिएगा, कभी भी छोटे मान वाला संकेत बड़े मान वाले के बाद लग जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और उसमें से क्या होता है, उसका मान जुड़ जाता है। लेकिन यदि उसके पहले लगा दिया जाए तो उसका मान उससे घट जाता है। एक ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। और एक पॉइंट है वी, एल और डी, इनके मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता है, इनके मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता है, इनको कभी भी घटाया नहीं जाता है। ठीक है, और जो x है उसको भी आप घटा सकते हैं, किससे, सिर्फ l से, m से और c से। x को सिर्फ 3 पॉइंटों से घटाया जा सकता है बस। तो ये कुछ खास चीज़ें थी जिसके अंतर्गत में आपने देखा, इन पॉइंटों से आपका सवाल हर हालत में बनता है, पूछा जाता है। मान के चलो आपके सामने, अब अगर आपके सामने आ जाता है कि आप 201 को रोमन अंकों में लिखो, तब आपको पता है 201 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 100 प्लस 1। और 100 का क्या होता है, 100 का होता है C, तो C1। ठीक है, तो आपको पता था कि 201। अब हमने आपको लिख दिया कि 1000 का मान बताओ, तो हो सकता है आपको पहले ना पता हो, लेकिन अब पता है क्या होता है, 1000 का मान m होता है। तो ऐसे प्रश्न आपके पेपरों में ज़रूर पूछे जाते हैं और आपसे बन भी जाएंगे अब। तो उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करें, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो एक बार आप अपना कमेंट ज़रूर दें। इसके कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। इकाई किसे कहते हैं, इकाई किसे कहते हैं, 0 से लेकर जो 9 तक के अंक होते हैं। अगर पूछा जाए कि इकाई के अंक किसे कहते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक के जो भी अंक होते हैं ये सब क्या होते हैं, इकाई होते हैं। अब बात आती है दहाई किसे कहते हैं। दहाई में कहाँ कहाँ के अंक होते हैं, तो दहाई में 10 से लेकर 99 तक के जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं, दहाई के अंक होते हैं। अब आपसे पूछा जाए 1000 कौन होता है, 1000 में, तो 1000 में आपका होता है, इकाई दहाई के बाद सैकड़ा आएगा।
अब पूछा जाए सैकड़ा में कितने अंक होते हैं, तो सैकड़ा में 3 अंक उठा लीजिए आप, 100 से लेकर 999, मतलब सैकड़ा में 3। इसी तरह हज़ार में क्या हो जाएगा, हज़ार में आप जानते हैं 4 अंक होते हैं, तो 1000 से लेकर 9999 तक आपके क्या होंगे, हज़ार के होंगे। 10,000 की बात करें, 10,000 की बात करें तो इसमें आपको 10,000 से लेकर 1 2 3 4 5 यहाँ तक के अंक शामिल होंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ये प्रश्न आता है तो आपको बन जाना चाहिए। चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सुपर टेट के लिए, तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें और आने वाले समय में अच्छे अंक प्राप्त करें। देखिए इस पार्ट में हम लोग देखेंगे अंकीय क्षमता एवं स्थानीय मान के अंतर्गत आज का ये जो टॉपिक है, इसमें हम लोग देखेंगे स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर। मुझे उम्मीद है मैक्सिमम छात्रों को ये चीज़ें आती होंगी, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ कुछ लोगों से कि उन्हें आता है या नहीं आता है। मान के चलो मैंने आपसे कहा 4 8 9 7 6 5, इसमें यदि हमने आपसे पूछा कि इसमें 6 का स्थानीय मान हमने पूछा आपसे, ठीक है, और 4 का वास्तविक मान पूछा, ठीक है। 6 का क्या पूछा हमने आपसे, स्थानीय मान पूछा, तो ध्यान दीजिएगा 6 हमारा यहाँ पर आता है, ठीक है, और 6 कहाँ पर है, दहाई की जगह पर है, तो 6 में हम 10 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 60। तो ये हमारा 60 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्थानीय मान। क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। हमने आपसे पूछा था क्या, हमने पूछा था आपका 4 का वास्तविक मान। तो ध्यान दीजिएगा यदि हम वास्तविक मान पूछें तो वास्तविक मान में आपकी वही संख्या वास्तविक मान हो जाती है, तो 4 का वास्तविक मान 4 ही होगा, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा परिभाषा समझ लेते हैं क्या होती है। हम कह सकते हैं कि जैसे कोई भी संख्या लिखी है, हम लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या का जो वास्तविक मान होता है वो उसकी स्वयं की संख्या होती है। किसी भी संख्या का वास्तविक मान उसकी स्वयं की संख्या होती है। लिख भी देता हूँ मैं, किसी भी संख्या का वास्तविक मान वह संख्या स्वयं ही होती है, ठीक है। ये तो हो गई वास्तविक मान की परिभाषा। यदि हम आपके सामने रखें 3 5 8 7 6, अब इसमें हमने पूछा 8 का वास्तविक मान, ठीक है। 8 का क्या बताना है आपको, 8 का बताना है आपको वास्तविक मान। थोड़ा सा इसे मिटा लें, आठ का वास्तविक मान, वास्तविक मान। तो ध्यान दीजिएगा 8 का वास्तविक मान 8 ही होता है, इसलिए हमें नई संख्या खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या का वास्तविक मान वह संख्या स्वयं ही होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर हम स्थानीय मान की बात करें कि स्थानीय मान क्या होता है, तो स्थानीय मान में क्या होता है कि दी गई संख्या में किसी अंक का मान उसके स्थानीय मान तथा स्वयं के गुणनफल से प्राप्त होता है, ठीक है। तो दी गई संख्या में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा परिभाषा को,
परिभाषा ध्यान दीजिएगा कि दी गई संख्या में, दी गई संख्या में, मैं स्थानीय मान की परिभाषा बता रहा हूँ आपको, दी गई संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान तथा स्वयं के मान के गुणनफल से प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान यदि निकालना है तो उसमें क्या है, स्वयं का मान और स्थानीय मान के गुणनफल से प्राप्त होता है। जैसे हम इसको निकाल के बताते हैं, जैसे हमने आप एक संख्या रखी आपके सामने, हमने एक संख्या रखी 3, 8, 7, 5, 2, 3, इतनी बड़ी संख्या रखी और हमने आपसे पूछा कि 7 का स्थानीय मान बताओ। तो ध्यान दीजिएगा 7 यहाँ लिखा हुआ है तो ये 7 हो गया। और 7 किस पोजीशन पे है, तो 7 किस पोजीशन पे है, तो इसके बाद में देखिए कितने हैं, 3 जीरो हैं। तो चाहे तो आप 1000 का गुणा कर दीजिए, चाहे तो आप 1000 का गुणा कर दीजिए क्योंकि 1000वें पोजीशन के बाद में है ये। और चाहे तो आप सीधे सीधे 7 के बाद में जितने भी अंक आपको दिखाई दे रहे हैं उतने जीरो आप बढ़ा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 7000 हो जाएगा आपको। ठीक है। एक इसमें प्रश्न ऐसा भी आता है परीक्षाओं में, कैसा प्रश्न आता है देखते हैं उसको भी। 2, 8, 6, 5, 4, मान के चलिए ये संख्या हमने ले ली। इसमें पूछ सकता है कि 8 के स्थानीय मान, 8 और 6 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। 8 का स्थानीय मान और 6 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो ध्यान दीजिएगा 8, 6 के स्थानीय मानों का अंतर पूछता है। तो 8 के बाद में देखिए कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो 1, 2, 3 जीरो लगा लिया। और 6 कहता है तो हमने 6 लिख दिया। 6 के बाद में कितने अंक हैं, 2 अंक, तो 2 जीरो कर दिए। इनको हम आपस में घटा देंगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो 0, 0, 10 में 6 गए 4 और यहाँ पर बचेगा 7, तो 7400 आपका आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। कुछ इस तरह भी आ सकता है कि मान के चलिए कि हमारे सामने कोई संख्या रखी है कि 8, 5, 4, 3, 7। इसमें कहता है 5 के स्थानीय मान तथा वास्तविक मानों में अंतर बताओ। ठीक है, तो 5 के स्थानीय मान क्या होगा, 5 के स्थानीय मान की जगह 5 हो जाएगा और 3 जीरो हो जाएंगी। ठीक है, ये तो क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। और 5 का वास्तविक मान कह रहा है तो वास्तविक मान 5 ही होगा। तो 5000 में आप 5 घटा दीजिए, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि स्थानीय मान से जो भी सवाल आपके बन सकते थे उन्हें आप आसानी से बना लेंगे और आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये आपके अंकीय क्षमता तथा स्थानीय मान का दूसरा टॉपिक समाप्त होता है। इसके अंतर्गत में जितने भी टॉपिक हैं उन हर टॉपिक को मैं आपको लगातार समझा रहा हूं और उम्मीद करते हैं कि जितने टॉपिक हो रहे हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो इसका तीसरा टॉपिक चालू होता है संख्याओं का वर्गीकरण। तीसरा टॉपिक है इसका संख्याओं का वर्गीकरण। ये किसके अंतर्गत है, अंकीय क्षमता एवं स्थानीय मान, इसी के अंतर्गत का ये तीसरा टॉपिक है आपका। तीसरा टॉपिक क्या ना है इसमें आप पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो देखिए हम आपको सबसे पहले इसमें आपको बताते हैं कि दशमलव संख्या पद्धति क्या है। ठीक है,
दशमलव का मतलब हम लोग डेसिमल सिस्टम भी कह सकते हैं। दशमलव को क्या कहते हैं? डेसिमल सिस्टम पद्धति भी कहते हैं। तो इसमें संख्याओं को दशमलव संख्या पद्धति या डेसिमल सिस्टम में संख्याओं को 0, 1, 2 इस तरह करते करते 9 तक के रूप में निरूपित किया जाता है। अगर पूछा जाए आपसे कि डेसिमल सिस्टम में कौन कौन सी संख्याओं को लिया जाता है या किन संख्याओं द्वारा निरूपित किया जाता है, तो आप बता सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन अंकों के द्वारा इसको निरूपित किया जाता है। ठीक है, और इसी के आधार पर मतलब डेसिमल सिस्टम के आधार पर ही कुछ अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, उनको हम लोग देख लेते हैं। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला होगा प्राकृत संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं का मतलब क्या है कि 1 से स्टार्ट होती हैं संख्याएं, 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4 जहाँ तक भी आप जान सकते हैं, या हम इन्हें कह दें अनंत तक। 1 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वो सभी संख्याएं कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात होती है तो 0 नहीं लगाना है, 1 से शुरुआत करना है और अनंत तक चले जाएंगे हम। ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ये हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? संख्याओं के वर्गीकरण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। और संख्याओं के वर्गीकरण के अंतर्गत में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम को ही दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। और दशमलव संख्या पद्धति की ये आपके क्या है? वर्गीकृत रूप है, जिसमें से पहला आपने समझा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक मतलब क्या हो गया? 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा पॉइंट है इसी में, उन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 जुड़ जाए तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। या फिर आप कह सकते हैं 0, 1, 2, 3 और ले जाकर अनंत तक, ये सभी कैसी हैं? पूर्ण संख्याएं। चाहे तो आप लिख सकते हैं, इसे शॉर्ट नोट बना सकते हैं, जिसमें से आप जो भी महत्वपूर्ण बिंदु उसको आप लिखते जाइए। 1 से लेकर अनंत तक क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। और अगर इसमें हमने 0 जोड़ दिया तो क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। तो ये 2 पॉइंट आपने समझे इसमें, प्राकृतिक संख्याएं तथा पूर्ण संख्याएं। इसके बाद तीसरी है तीसरी कौन सी है? सम संख्याएं। सम संख्याएं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी सभी संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए, या जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। जैसे 2 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह करके जितने भी संख्या हैं। लेकिन इसी के स्थान पर यदि हम लिख दें 7, तो आप देखेंगे 7 में 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा। हम लिख दें 9 तो नहीं जाएगा। हम लिख दें 11 तो नहीं जाएगा। हम लिख दें 13 तो नहीं जाएगा। हम लिख दें 21 तो नहीं जाएगा। तो ऐसी सभी संख्याएं जिसमें 2 का भाग चला जाए, या वो संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। अब हम चलेंगे चौथा पॉइंट इसमें, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी सभी संख्याएं जिसमें 2 का भाग न जाए,
सम में क्या था, 2 का भाग चला जाए, विषम में क्या है, 2 का भाग न जाए। तो ध्यान दीजिएगा कि विषम संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर होता है। विषम संख्या क्या है, कई लोग अभाज्य संख्या को ही विषम संख्या और विषम संख्या को ही अभाज्य संख्या बोल देते हैं। तो विषम संख्या क्या है, विषम संख्या का मतलब है कि जिसमें 2 का भाग न जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि विषम संख्या विभाजित नहीं होती है। जैसे हमने लिखा 9, तो ये संख्या विभाजित है किससे, 3 गुणे 3। हमने लिखा 21, तो 3 गुणे 7। हमने लिखा 125, तो क्या हो गया, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 5 125। तो ये सभी संख्याएं कैसी हैं, विषम हैं। लेकिन ये सारी संख्याएं कैसी हैं, विभाजित हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, विषम संख्या। लेकिन हमने कहा 13, अब करिए टुकड़े। हमने कहा 23, करके दिखाइए। हमने लिखा 29, करिए टुकड़े इसके। हमने लिखा 101, इसके टुकड़े करिए। देखिए, वह संख्या जो सिर्फ अपने आप से विभाजित होती है वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। लेकिन जो संख्या 2 से विभाजित न हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। तो आपने अभाज्य संख्याएं भी इसमें देखी और विषम संख्याएं भी आपने इसमें सीखी। अब हम बात करते हैं आपकी पूर्णांक संख्याओं की। किसकी, पूर्णांक संख्या। अगला पॉइंट है इसमें पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक हम किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को यदि हम मिला दें तो वो बन जाती है पूर्णांक। जैसे -3, -2, -1, 0, फिर +1, +2, +3। तो ये सब क्या बन जाती हैं, ये आपकी कहलाएंगी पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य ये सभी संख्याएं पाई जाती हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। महत्वपूर्ण भी है, पूछी भी जा सकती हैं चीज़ें। जहाँ तक हो सका हमने आपको डिफ़ाइन किया। अगर कोई चीज़ें क्लियर ना हुई हो तो आप उनको पूछ सकते हैं। अगला पॉइंट है इसी के अंतर्गत में परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। क्या, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके वो सब क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या। जैसे 1/2 ये भी परिमेय संख्या है। जैसे 5 ये भी परिमेय संख्या है। 0 को भी परिमेय संख्या माना जाता है। ऋणात्मक संख्याओं को भी परिमेय संख्या कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं कैसी हैं, परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसी में अगला पॉइंट है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। जैसे √3, जैसे √7। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखना असंभव हो तो ये सब क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं निकल सकती या जिनका दशमलव अशांत और अनावर्ती होता है वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जिनका दशमलव क्या होता है, अशांत और अनावर्ती, वो सब कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। आपका स्थानीय मान, वास्तविक मान आपने सीखा, प्राकृतिक संख्याएं आपने सीखी, संख्या प्रणाली आपने सीखी, दार्शनिक अंकन प्रणाली आपने सीखी, संख्याओं का वर्गीकरण आपने सीखा। अगला टॉपिक जो भी होगा उसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया
तो वीडियो को एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों को शेयर करें। और हम आपको सुपर टेट की पूरी मैथ को आर टोटल पेडागोजी प्लस आपके जो एक्सरसाइज होंगी दोनों चीज़ें करवाएंगे, साथ में आपके पेपर सेट भी चलेंगे। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ मिलने वाली हैं। तो सभी बच्चे फटाफट, जितने भी बच्चे आपके नज़र में हों जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं। धन्यवाद।